2006 अर्जेंटीना बैंकोरियो में पुलिस कर्मियों की एक बड़ी संख्या ने घेराबंदी कर दी। घंटों तक पुलिस ने अंदर बैठे लुटेरों के साथ बातचीत की। अपराधियों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया था और पुलिस से पिज्जा मंगवाने की शर्त रखी। लास्ट में एक लुटेरे ने पुलिस को बताया कि वो समर्पण करने के लिए तैयार है, लेकिन जब पुलिस अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। $20 मिलियन की कैश और कीमती सामान के साथ लुटेरे गायब हो गए थे। 2006 में अर्जेंटीना की सबसे बड़ी बैंक लूट 4 लोगों द्वारा की गई, जो कि बड़े ही चालाक और अजीब तरीके से की गई थी। इस चोरी का मास्टरमाइंड था फर्नांडो एरोजा, दूसरा इंजीनियर सेबेस्टियन बोल्स्टर, तीसरा फाइनेंशियल बेतो डेला टोरे और चौथा हिंसक लुइस सिलनेस था। इनकी मदद 2 अन्य लोगों ने भी की थी। कहानी है कि लीडर फर्नांडो ने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया कि वो बैंक लूटना चाहता है। साइकेट्रिस्ट हैरान था क्योंकि फर्नांडो गांजा एडिक्ट था। उसने पूछा कि ये विचार कहां से आया। फर्नांडो ने कहा कि वो एक आर्टिस्ट है और इस लूट से एक शानदार कारनामा बना सकता है। साइकेट्रिक ने पूछा कि आप ये कैसे करेंगे। फर्नांडो ने कहा कि अभी तो कोई योजना नहीं है, लेकिन वो इस पर बहुत सोच रहा है। साइकेट्रिक ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन फर्नांडो का मंसूबा अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक को बड़े ही चालाकी से लूट करने का था। फर्नांडो रोज बेनोस एयर्स की सड़कों पर घूमा करता था। वो संभावित निशाने की तलाश में रहता था। उसने बैंकरियो की एक शाखा देखी जो अमीर इलाके में थी। इसका मतलब था कि इस बैंक में ज्यादातर ग्राहक अमीर थे और अपनी सारी कीमती चीजें इस बैंक में रखते थे। फर्नांडो ने अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई रणनीतियां सोची। लास्ट में उसे 2 विकल्प मिले। पहला विकल्प ये था कि बैंक खुला होते समय हथियारों के साथ घुस जाए, पैसे ले और पुलिस आने से पहले भाग जाए। इसका नुकसान ये है कि बहुत जोखिम भरा है और लूट थोड़ी ही होगी क्योंकि भागने के लिए बहुत कम समय होगा। और दूसरा प्लान था बैंक बंद होने पर एक सुरंग से अंदर घुसकर तिजोरी तक पहुंचे, लेकिन बैंक के सिक्योरिटी अलार्म और सेंसर सिस्टम की वजह से जल्दी पकड़े जा सकते हैं। ये भी जोखिम भरा है। दोनों में जोखिम बराबर था, इसलिए फर्नांडो ने ज्यादा से ज्यादा लूट करने वाले दूसरे तरीके को चुना, यानी कि वो एक सुरंग खोदकर सीधे बंद बैंक की तिजोरी में एंटर करें। शुरुआत में फर्नांडो ने सोचा कि बैंक के पास ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट या स्टूडियो किराए पर लेकर नीचे सुरंग खोदी जाए, पर एक दिन उसे कुछ और मिला जो काम को आसान कर देगा। बैंक के सामने से चलते हुए उसे दिखा कि बैंक के सामने की सड़क पर हर 10 मीटर पर एक नाली का गेट है। इसका मतलब साफ था कि बैंक के नीचे पहले से ही नाली की सुरंग मौजूद है। फर्नांडो ने सड़क के किनारे की नालियों का पता लगाना जारी रखा जब तक कि वो नाली के गेट तक नहीं पहुंचा। ये गेट बैंक से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था। फर्नांडो सीधे सुरंग में घुस गया और जगह को अच्छे से छानबीन करने लगा। सुरंग पहले चौकोर थी, लेकिन 100 मीटर बाद वो 6 मीटर व्यास के गोल सुरंग में पहुंचा। ये बड़ी सुरंग थी जो शहर के नीचे से गुजर रही थी और बैंक के सामने से होकर जा रही थी। फर्नांडो को लगा कि अकेले ये संभव नहीं होगा। उसने अपने दोस्त सेबेस्टियन से मदद मांगी, जिसे इंजीनियर कहा जाता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स का एक्सपर्ट था। सेबेस्टियन हैरान हुआ जब फर्नांडो ने उसे अपनी योजना बताई, क्योंकि वो फर्नांडो को सिर्फ एक आर्टिस्ट और गांजा प्रेमी के रूप में जानता था जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर फर्नांडो ने सेबेस्टियन को ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी, बैंक की सुरंग और सब कुछ बताया। सेबेस्टियन ने मदद करने की इच्छा जताई। पहले वो बैंक और सुरंग गए और खुदाई शुरू करने की योजना बनाई। फर्नांडो ने मापने के टेप लाए और नालियों में गिराए ताकि सुरंग के अंदर उनकी सही स्थिति और सतह से दूरी का पता चल सके। फिर वो बैंक गए और क्लाइंट बनकर अंडरग्राउंड में स्थित तिजोरी की तस्वीरें ली ताकि उसका एरिया और सेफ्टी लॉकर्स की संख्या का अंदाजा लगा सके जो 100 तक हो सकते थे। उन्हें बैंक का ब्लूप्रिंट चाहिए था जो नगर निगम में होगा, क्योंकि उनकी सारी कैलकुलेशन अंदाजे से थी। साथ ही सेबेस्टियन द्वारा बनाए गए मशीन महंगे थे, इसीलिए पैसे की मदद भी जरूरी थी। फर्नांडो को लगा कि उन्हें लूट का पर्याप्त एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों की जरूरत है। लीडर फर्नांडो ने एक नए साथी की तलाश शुरू की। उसने डॉक्टर नाम के एक आदमी से संपर्क किया। डॉक्टर ने फर्नांडो को भरोसा दिलाया कि वो उसके ऑपरेशन में मदद करने के लिए सही लोगों को लाएगा। पहला व्यक्ति था बेतो डेला टोरे, जिसे फाइनेंशियल कहा गया। वो एक गुंडा था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। हालांकि उसे चोरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर वो हथियारों का एक्सपर्ट था। फर्नांडो और डॉक्टर ने बेतो से मिलकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और प्लानिंग की। बेतो उत्साहित लगा। फर्नांडो ने पूछा कि क्या वो ऑपरेशन को फंड कर सकता है। बेतो ने कहा कि वो अपनी ट्रक बेचकर पैसे जुटाएगा। फिर बेतो टीम का तीसरा प्रमुख सदस्य बन गया, जबकि डॉक्टर सिर्फ कोऑर्डिनेटर था। चौथे सदस्य के लिए फर्नांडो को ताकतवर आदमी चाहिए था। सेबेस्टियन टूल्स बना रहा था और बेतो बूढ़ा था। डॉक्टर ने लुइस सिलनेस नाम का शख्स सुझाया, जिसे हिंसक कहा जाता था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था और पर्याप्त लूट का अनुभव। वो कई ऑपरेशन कर चुका था जिसके लिए 15 साल जेल हुई थी। लुई बहुत गर्म दिमाग और हिंसक आदमी था।
लेकिन वो इंटेलिजेंट भी था और धोखाधड़ी में माहिर, इसलिए ऑपरेशन में उसकी बहुत ही अहम भूमिका होने वाली थी। अब टीम पूरी हो गई थी। लीडर फर्नांडो, इंजीनियर सेबेस्टियन, फाइनेंशियर बेतो और हिंसक लुई ऑपरेशन की सटीक योजना बनाने से पहले वो सभी सुरंग में गए और फर्नांडो और सेबेस्टियन द्वारा की गई मेजरमेंट्स की जांच की, जैसा कि पहले बताया गया है। और ज्यादा सटीक मेजरमेंट के लिए बैंक की इमारत का नक्शा इम्पोर्टेंट था। लुइस ने वादा किया कि वो नक्शे लाएगा। जब उससे पूछा गया कि वो कैसे करेगा तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। कुछ दिन बाद उन्हें नक्शे मिल गए और अब भी ये नहीं पता कि उसने उन्हें कैसे हासिल किए। क्या उसने नगर निगम के किसी कर्मचारी को रिश्वत दी या खुद चोरी की, किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्हें नक्शे मिल गए। उनकी योजना के अनुसार सुरंग को खोदना था। फिर वो खुदाई का स्टार्टिंग पॉइंट, सुरंग की लंबाई, कोण आदि की मेजरमेंट करने लगे। उसके बाद उन्होंने खुदाई के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। जनरेटर, ड्रिल आदि जरूरी सामान लाया गया और खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान किसी एक को हमेशा सड़क पर रहना होता था ताकि नीचे की आवाज ऊपर ना आए। खुदाई पूरी होने में कम से कम कई महीने लगेंगे, इसलिए वो सेंसर और अलार्म सिस्टम की समस्या हल करने लग गए, जो तिजोरी में कदम रखते ही चालू हो जाता था। लीडर फर्नांडो ने अपने आर्टिस्ट होने का फायदा उठाते हुए सूट्स का डिजाइन तैयार किया, जो उनकी गर्मी कम करके सेंसर से बचाएगा। पहले उसने एक थर्मल कैमरा खरीदा और टेस्ट किए, लेकिन 4 लोगों को लंबे समय तक अंदर रहना था, सामान ले जाना था, इसलिए ये आइडिया बहुत जोखिम भरा लगा। फर्नांडो परेशान था। उसने कई घंटे सोचने के बाद एक पागलपन भरा आइडिया सोचा। वो तो सुरंग से बंद बैंक में घुसने की योजना बना रहे थे, साथ ही खुले बैंक पर हमले का विचार भी खारिज कर दिया था, क्योंकि कुछ ही मिनट में पुलिस आ जाती। फर्नांडो का नया आइडिया ये था कि अंदर जाने के बजाय सुरंग का इस्तेमाल बाहर निकलने के लिए किया जाए। इससे सेंसर और अलार्म बेकार हो जाते। पुलिस तो बाहर से बैंक को घेर कर बैठ जाएगी। उन्हें ये नहीं पता होगा कि लुटेरे सुरंग से भागेंगे। पहले फर्नांडो ने इंटरनेट पर रिसर्च की कि क्या पहले कभी ऐसी लूट हुई है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यानी अर्जेंटीना पुलिस को भी इसकी उम्मीद नहीं होगी। फर्नांडो ने अपनी नई योजना बताई तो सब हैरान और उत्साहित थे। अब हथियार भी जोड़ने पड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर फाइनेंशियर बेतो को दी गई। इस प्रक्रिया में 1 साल लगा। सुरंग तैयार हुई। उसमें एक छोटा डैम बनाया गया ताकि पानी का स्तर बढ़ाया जा सके, क्योंकि लूट को रबड़ की नावों में लाद कर ले जाना था। फिर भागने की योजना बनाई गई। शुरुआत में वो नाले के एंट्रेंस की तरफ भागने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस वहां आकर रास्ता रोक सकती थी, इसलिए दूसरी तरफ का रास्ता चुना गया, जहां हर 10 मीटर पर नालियां थीं। 200 मीटर दूर एक नाली के ऊपर वैन खड़ी की गई, जिसकी फर्श में एक छेद किया गया था। वैन लाने और उसमें मॉडिफिकेशन का काम फाइनेंशियर बेतो ने किया। एक बार बेतो की पत्नी अचानक आ गई। सबने बेतो से पूछा तो उसने कहा कि उस पर भरोसा करता है। याद रखिए, आगे चलकर इस औरत का बहुत बड़ा रोल है। एक मशीन बनवाई गई जिससे 7 सेकंड में हर लॉकर को खोला जा सकता था। अब जनवरी 2006 को सब तैयार था। सेबेस्टियन अकेला सुरंग से गया और बाकी 3 फर्नांडो बेतो और लुई बैंक के बाहर मिले हथियारों से बैंक पर हमला कर सब कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। सुरक्षा गार्ड ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस को सूचना दी, और पुलिस को वहां पहुंचने में कुछ मिनट लगे। चोरों ने बैंक के अंदर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया था। सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो अपने कमरे में बंद था। उसे भी बाहर निकालना था, क्योंकि वो पुलिस से सीधे संपर्क में था। लुइस ने एक बैंकर की सर पर बंदूक रखकर गार्ड को धमकी दी। गार्ड ने उनकी बात मानने का फैसला किया। कमरे से बाहर आया। लुई ने उसकी तलाशी ली, फोन छीन लिया और उसे बाहर निकाला। गार्ड बाहर आकर पुलिस और बैंक को घेरे स्पेशल फोर्स के पास गया। पुलिस कमांडर ने उससे पूछा कि अंदर क्या हो रहा है। उसने बताया कि 3 सशस्त्र चोर हैं, जिनके पास लगभग 30 बंधक हैं। फर्नांडो पुलिस पर निगरानी कर रहा था। फर्नांडो ने सेबेस्टियन को आदेश दिया कि वॉल्ट में घुसकर लूटपाट शुरू करें। सेबेस्टियन ने खुदाई शुरू की और दूसरी तरफ से किसी चीज की आवाज सुनी। ये फर्नांडो था, जो एक फाइलिंग कैबिनेट हिला रहा था, जो ठीक उसी जगह था जहां सेबेस्टियन खुदाई कर रहा था। सेबेस्टियन को देखकर फर्नांडो को राहत मिली। उसे यकीन हो गया कि खुदाई सही जगह हुई है। अभी तक वो डरा हुआ था कि कहीं गलत जगह खुदाई तो नहीं हो रही। इंजीनियर सेबेस्टियन ने अपने हाइड्रोलिक टूल से वॉल्ट में प्रवेश किया। उनकी योजना ये थी कि वो 2 घंटे में जितने सेफ बॉक्स खोल सकते हैं खोले। उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा रखा था कि 2 घंटे में करीब 400 बॉक्सेस खोले जा सकते हैं। फर्नांडो और सेबेस्टियन ने उस 2 घंटे के दौरान वॉल्ट में रहकर बॉक्सों की लूट की, जबकि लुइस और फाइनेंशियल बंधकों पर कब्जा किए हुए थे और पुलिस को 2 घंटे तक व्यस्त रखने की कोशिश में लगे हुए थे। लुइस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस को कॉल पर बिजी रखे। धोखाधड़ी में उसकी पकड़ अच्छी थी, इसीलिए वो अलग अलग किरदार बनाकर पुलिस को 2 घंटे तक बिजी रखने में कामयाब रहा। कमांडर भी लुई से बातचीत से हैरान था। कमांडर ने लुई से उनकी मांग पूछी। लुई ने कहा, देखिए, हमने तो सिर्फ बैंक लूट कर भागने की योजना बनाई थी,
लेकिन आप लोग हमारी उम्मीद से ज्यादा तेज आ गए। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमने तुम्हें गार्ड तो दे दिया, लालची मत बनो। बंधकों को कब छोड़ना है ये हमारी मर्जी से तय होगा। लुइस और कमांडर के बीच संपर्क बना रहा और लुइस समय समय पर कहानियां बनाकर पुलिस का ध्यान भटका रहा। उसने कहा कि आत्मसमर्पण की शर्तें तय करने के लिए अपने वकील से बात करें और एक बंधक का नंबर दे दिया। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो लुई ने अपनी आवाज बदलकर वकील बनकर जवाब दिया कि वो बातचीत के लिए रास्ते में है। ये आदमी वाकई अद्भुत था। वो अपने साथियों को जितना वक्त चाहिए था उतने तक पुलिस को रोके रख पाया। दुर्भाग्य से 2 घंटे खत्म होने तक इंजीनियर सेबेस्टियन और लीडर फर्नांडो ने 147 बॉक्स खोलने में कामयाबी हासिल की। साथ ही हाइड्रोलिक टूल में भी कुछ समस्या आ गई थी जिससे वो उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्हें जो लूट की वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो जोखिम न लेते हुए योजना के मुताबिक काम करने का फैसला किया। लीडर फर्नांडो ने लुइस को कॉल करके कहा कि अब भागने की प्लानिंग का समय आ गया है। उसी समय लुइस ने फिर अपना खेल खेला और कमांडर को कॉल किया और कहा, हम फिनिश कर चुके हैं और खुद को सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है आप हमें बिना खाने पीने कस्टडी में काफी समय तक रखेंगे, इसलिए सरेंडर करने से पहले हम पिज्जा चाहते हैं। हमारे लिए और सारे बंधकों के लिए बहुत सारी पिज्जा लाइए। कमांडर ने कहा, ठीक है, सबके लिए हम पिज्जा लेकर आएंगे, लेकिन लुई ने शर्त रखी कि वो एक डिफरेंट इटालियन रेस्टोरेंट की ओरिजिनल पिज्जा होनी चाहिए जो बैंक से बहुत दूर है, ताकि उन्हें जितना हो सके उतना वक्त मिले। कमांडर ने उनकी मांग मान ली और उस रेस्टोरेंट से पिज्जा लाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सेबेस्टियन ने पूरी लूट हासिल की और उसे बैग में भरकर सुरंग के रास्ते फेंक दिया। लुइस और बेतो भी वॉल्ट में आ गए और जाने से पहले उन्होंने अपने हथियार कपड़े पर रख दिए। आगे कहानी में इसका कारण पता चलेगा। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकले उन्होंने उसमें कुछ बम जैसा रख दिया और फाइलिंग कैबिनेट को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। फिर तुरंत सुरंग के रास्ते अपनी नाव पर सवार होकर नाले की सुरंग से होते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां से भागने की योजना थी। वो लूट के बैग लेकर सीधे लैडर से वैन तक पहुंचे बिना किसी की नजर में आए। फिर उस घर की तरफ निकल पड़े जो उन्होंने पहले से तैयार रखा था। जब वो घर पहुंचे तो वैन को गैराज में ले गए। फिर तुरंत टीवी चालू किया ताकि पता कर सकें कि चल क्या रहा है और क्या पुलिस उनका पीछा कर रही है। मजे की बात ये थी कि उस वक्त तक पुलिस बैंक में भी घुसी नहीं थी। वो आराम से टीवी देख रहे थे जैसे कोई मूवी देख रहे हो और पुलिस के अगले कदम का इंतजार कर रहे हो। पिज्जा लाने के बाद कमांडर ने लुई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। यहाँ पुलिस को एहसास हुआ कि अब छापेमारी का समय आ गया है। पुलिस कमांडर ने स्पेशल फोर्स को बैंक पर धावा बोलने का आदेश दिया, लेकिन जब पुलिस ने बैंक पर छापा मारा तो वहां केवल बंधक ही मिले। पुलिस को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, ये चोर कैसे भागे। पुलिस हैरान थी क्योंकि फर्नांडो और उसके साथियों ने सुरंग को छिपा दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक अंदाजा लगाया कि शायद चोर बंधकों में छिपे हुए हैं, इसलिए उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार कुछ देर खोजबीन करने के बाद उन्हें फाइलिंग कैबिनेट के पीछे सुरंग का पता चला, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें वहां एक ऐसी चीज मिली जो बम की तरह लग रही थी, इसीलिए उन्हें विस्फोटक विभाग को बुलाना पड़ा। आखिर में वो नकली बम निकला। ये सब हो रहा था और टीम अपने सेफ हाउस में टीवी देखकर अपनी कामयाबी की पार्टी मना रहे थे। फिर सबने लूट का अपना अपना हिस्सा रैंडम ले लिया, जो उनके लिए एक छोटा सा पहाड़ था, इसलिए उसकी गिनती नहीं हो सकी। वहां पैसा, सोना और जेवरात थे। बैंक ने अंदाजा लगाया कि लूट का अमाउंट $19 मिलियन तक होगा, इसीलिए इस ऑपरेशन को अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती घोषित किया गया। लूट को बांटने के बाद सभी अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। खुश तो थे, लेकिन उनमें से एक की खुशी जल्द ही खत्म होने वाली थी और बाकी सभी धीरे धीरे पकड़े जाने वाले थे। फाइनेंशियल, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी पत्नी लूट के बारे में जानती थी। एक दिन जब बेतो घर लौटा तो उसने देखा कि लूट का एक बैग अपनी जगह से हटा हुआ है। उसने उसे खोला तो पाया कि एक बड़ा सा नोटों का बंडल गायब है। वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया और पूछा कि क्या तुमने कुछ पैसे निकाले? उसने ठंडे दिल से कहा, हाँ, मैंने बंडल निकाले जो करीब $3 लाख के बराबर थे। बेतो ने कहा, हम खुद को छिपाने की कोशिश में हैं और तुमने इतनी बड़ी रकम बिना बताए निकाली, हम तुम्हारी वजह से पकड़े जाएंगे। बेतो ने अपनी पत्नी से उस पैसे को वापस करने की मांग की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो झगड़ा हुआ और स्थिति बिगड़ती चली गई। आखिर में बेतो की पत्नी इतनी नाराज हो गई, पुलिस स्टेशन पहुंची। आखिरकार बेतो को अरेस्ट कर लिया गया और सवाल जवाब के बाद भी उसने अपने साथियों की पहचान बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उसकी पत्नी और फोन ट्रैकिंग जैसे अन्य सबूतों की मदद से चारों साथियों की पहचान का पता लगा लिया गया। अजीब बात यह थी कि लूट का ज्यादातर हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि चोरों ने उसे बड़ी ही होशियारी से छिपा दिया था और स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें 15 साल की सजा हुई, लेकिन किसी ने भी पूरी सजा नहीं की। उल्टे अच्छे बर्ताव की वजह से करीब 2 साल बाद ही उन्हें अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया गया।
फर्नांडो और सेबेस्टियन को उनके घरों में 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई गई, लेकिन बेतो और लुइस को पिछले अपराधों की वजह से ज्यादा समय के लिए जेल में रखा गया। लुइस और बेतो दोनों को मूल सजा से काफी कम समय रहना पड़ा। 6 और 8 साल सजा हल्की थी। इसका मुख्य कारण उनके हथियार थे। क्या आपको याद है? मैंने कहा था कि उनके हथियार खास थे और भागने से पहले उन्होंने उस हथियार को वहीं रख दिया था। वो नकली हथियार थे। कल्पना कीजिए, पुलिस अफसरों और स्पेशल फोर्स को बंधक बनाया और नकली हथियारों से उन पर कब्जा किया। ये अविश्वसनीय है। अगर पकड़े भी जाते तो सजा में बहुत अंतर पड़ता, क्योंकि सशस्त्र डकैती के मुकाबले ये हल्की होती, इसीलिए सजाएं कम थीं और उन्हें जल्दी रिहा भी कर दिया गया। अजीब बात तो यह है, लूट का ज्यादातर हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। ये तो नहीं पता कि कहीं गुप्त रूप से अधिकारियों के साथ इस शर्त पर समझौता तो नहीं हुआ कि पैसे का काफी हिस्सा वापस लेने के बदले उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाएगा, या फिर रिश्वत तो नहीं दी गई। ये सिर्फ अनुमान है। पर्दे के पीछे क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं। बैंक के ग्राहकों को बैंक और बीमा कंपनियों की तरफ से रिटर्न मिला। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।